Okay, so good morning students. Okay, we are dealing with living world as you know. Okay, हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनकी डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई सभी डिफरेंट चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उन पे अगर हम गौर करें तो हमने बेसिकली अभी तक पढ़ा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डाइवर्सिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। डाइवर्सिटी है क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक। अब उस डाइवर्सिटी को जो एग्जिस्टेंट है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने अलग अलग चीज़ों पे गौर किया, जैसे कि टैक्सोनॉमी और उसकी डेफिनेशन, फिर अलग अलग प्रकार के टूल्स जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी दैट डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स्ट ऑर्गेनिजम्स, लाइक टैक्सोनॉमिकल की हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद हर्बेरियम या बॉटनिकल या जूलॉजिकल पार्क जैसे टूल्स जिन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं उन्हें हमने पढ़ा, ठीक है। और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमने लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि नॉमेनक्लेचर या नाम देने का एक टेक्निक या तरीका है, ठीक है। अब अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात करें, थोड़ा रिकॉल करो आप, तो आपको समझ में आएगा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ये एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है। जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉमेनक्लेचर दो तरह का होता है, एक जिसे हम वर्नैकुलर नेम्स कहते हैं जो रैंडम होते हैं, लोकल होते हैं, उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता, और दूसरी तरफ हमने पढ़ा साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को ध्यान में रख के ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए जाते हैं, उन्हें नॉमेनक्लेट किया जाता है। उसी में से सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो आज भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए यूज़ की जाती है वो है कैरोलस लिनायस नाम के साइंटिस्ट ने हमको उनके बुक द्वारा दी हुई एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, दैट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, राइट। इसे बाइनोमियल क्यों कहते हैं, यहाँ से लेकर कौन कौन से रूल्स इस तरह का नाम देते हुए यूज़ किए जाते हैं, उन सभी की जानकारी हमने लास्ट लेक्चर में ली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रूल बताऊँ एक, कि अगर आपको कोई बाइनोमियल नेम बुक पे लिखना है तो आप क्या करोगे। What you will do if you need to write some binomial name in book or your copy, you need to write it separately, that is generic name and specific name, and you need to underline it. But अगर वही binomial नाम हमने कंप्यूटर में टाइप किया है तो उसे हम अंडरलाइन नहीं करते, उसे हम इटैलिक्स में लिखते हैं। तो ये रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये रूल है, और भी कई रूल्स है जिनको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, राइट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने पढ़ा था अंडर द हेडिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने अलग अलग तरह की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन भी दिया, मतलब किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक। हमने कहा था कि स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ कैटेगरी एंड किंगडम इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चीज़ जो कंसिडर करने जा रहे हैं वो है किंगडम सिस्टम। देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना कि भाई टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची जो है वो ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट होती है, किंगडम से स्टार्ट होती है और स्पीशीज पे जाके रुकती है, राइट। तो सबसे ऊपर की या सबसे ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में, किंगडम, है ना। अगर हम किसी प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम के सामने हम टैक्सॉन क्या लिखते हैं, प्लांटी, राइट।
अगर हम किसी ह्यूमन को, जैसे फॉर एग्जांपल, या किसी और एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम क्या लिखते हैं? एनिमैलिया, राइट। उसी तरह से हम अगर किसी फंगस को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम लिखते हैं फंजाई, है ना। तो ये किंगडम्स आए कहाँ से, ये बात हमको जाननी है कि ये जो किंगडम्स हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची में किंगडम नाम की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के सामने जो भी पर्टिकुलर नाम लिखते हैं वो है पर्टिकुलर किंगडम। तो वो आए कहाँ से या उनके बारे में हमको किसने बताया, ये जो किंगडम सिस्टम है वो किसने दी, ठीक है ना। वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो अब एक बात गौर से देखो कि आज जो किंगडम सिस्टम हम फॉलो करते हैं, द किंगडम सिस्टम दैट इज मोस्ट commonly followed today is a 5 kingdom system. What I said, the kingdom system that is most commonly followed today, okay, you will see it in different classifications, it is 5 kingdom system. But when we are discussing kingdom systems, we go to history of the kingdom systems, and the history says that 5 kingdom system is not the first ever kingdom system given for classification. 5 kingdom system ये कोई पहली kingdom system नहीं है जो क्लासिफिकेशन के तौर पे दी गई। तो kingdom systems की शुरुआत कहाँ से होती है? तो it all started with first ever kingdom systems that is suggested by Carolus Linnaeus. It was 2 kingdom system, okay. 2 kingdom system is a kingdom system that was suggested by or say given by a scientist who is already known to us, Carolus Linnaeus. Is it okay? That's why we call Carolus Linnaeus as father of taxonomy as well as father of binomial nomenclature. ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने nomenclature डिस्कस किया था, right? So why he is called father of taxonomy? Because of his work in the field of taxonomy. Like he has provided us with binomial nomenclature system, and he has also given us the first ever kingdom system that we study, that is 2 kingdom system. So what this particular kingdom system is, as the name suggests, there were 2 kingdoms in it, Plantae and Animalia. Carolus Linnaeus, इसने जो इस साइंटिस्ट ने जो 2 किंगडम सिस्टम हमें दी, इस 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से सभी नोन, उस समय पे नोन, अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ उस समय पे नोन क्योंकि हर रोज़ हर साल नए नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, न जाने कितने नए रोज़ डिस्कवर होते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है अबाउट न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ कंटिन्यूस। तो उस समय पे, मतलब कैरोलस लिनायस ने जब इस 2 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया, उस समय पे जितने भी नोन और व्हाट यू से डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिजम्स थे, उन सभी को कैरोलस लिनायस ने कुछ बेसिक फीचर्स को कंसिडर करके, जैसे कि फोटोसिंथेटिक है तो प्लांटी में रख दिया, फोटोसिंथेटिक नहीं है तो एनिमैलिया में रख दिया, या फिर सेल वॉल है तो प्लांटी में रख दिया, सेल वॉल नहीं है तो एनिमैलिया में रख दिया, राइट। तो बेसिकली कैरोलस लिनायस ने किया क्या, तो ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेसिक फीचर्स के भरोसे 2 किंगडम्स में बांटा, दैट इज प्लांटी एंड एनिमैलिया। ओके, नाउ this 2 kingdom system given by Carolus Linnaeus was kind of rejected, okay, यूज नहीं की गई
या रिजेक्ट की गई, ठीक है ना। आप सोचो, ठीक है, कि क्या कारण हो सकता है कि ये जो किंगडम सिस्टम है, 2 किंगडम सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को कैरोलस लिनायस ने प्लांटी और एनिमैलिया इन 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, वो क्यों रिजेक्ट हुई होगी? उसके कई कारण हम बता सकते हैं। लाइक उन कारणों को हम कहते हैं, चलो, ड्रॉबैक्स। Okay, let's consider some important drawbacks of the 2 kingdom system that is provided by Carolus Linnaeus. पहला, all organisms having cell wall are not plants। ठीक है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कैरोलस लिनायस ने सभी सेल वॉल पॉसेसिंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी में रख दिया, लेकिन देखो बैक्टीरिया में भी तो सेल वॉल होती है। देयर आर सर्टन प्रोटिस्टा किंगडम जो बाद में आया, उसके कई ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो प्लांट्स तो नहीं होते। फिर सेल वॉल के भरोसे सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? प्लांटी किंगडम विल कंटेन ऑर्गेनिजम्स, okay, which are not similar, which are not related, right? उसी तरह से दूसरा, प्लांटी किंगडम contained नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल वाला क्राइटेरिया यूज किया जाने की वजह से प्लांटी किंगडम में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आ गए जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, है ना। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का टाइप या फिर जेनेटिक मटेरियल का नेचर ये कोई बेसिस रखा ही नहीं गया, तो हुआ क्या कि प्लांटी और एनिमैलिया इन दोनों ही किंगडम्स में मिक्स ऑर्गेनिजम्स इंडक्ट हो गए, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय नेचर prokaryotes are completely different from eukaryotes broadly. That's why it should not be there कि ऐसा नहीं हो, किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा होना गलत बात होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ जाए, जैसे कि यहाँ हुआ। ठीक है, बोथ प्लांटी एंड एनिमैलिया किंगडम कंटेन्ड बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और चौथा, unicellular and multicellular organisms were placed together। okay, देखो क्या हुआ, 4 ड्रॉबैक्स की तरफ देखो। पहला ड्रॉबैक कि 2 किंगडम सिस्टम में सभी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी किंगडम में रख दिया गया, जबकि सभी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स या प्लांट जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरा, प्लांटी किंगडम में सेल वॉल वाला क्राइटेरिया यूज होने की वजह से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी इंट्रोड्यूस हो गए या ऐड हो गए, जो कि गलत है, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स में ये तो सबसे बेसिक फर्क है कि नन ऑफ द एनिमल इज फोटोसिंथेटिक एंड प्लांट्स आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक। तो फिर प्लांटी किंगडम में फोटोसिंथेटिक है तो ठीक है, लेकिन साथ में कौन ऐड हो गए? नॉन फोटोसिंथेटिक, बिकॉज ऑफ दैट सेल वॉल क्राइटेरिया। देन दोनों ही किंगडम्स में, मतलब प्लांटी में भी और एनिमैलिया में भी
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत चीज है। और लास्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अलग ग्रुप्स में होना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर क्वाइट सिंपल एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग होने चाहिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए, और सेल वॉल एक इकलौता क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आप फिर से देखो 1 2 3 4, इन सब ड्रॉबैक्स की वजह से जो टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनायस ने प्रपोज की थी वो रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट कोई एक पर्सन नहीं करता, रिजेक्ट कर दी गई इन द सेंस वो यूजफुल नहीं थी, यूज करने लायक नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ों को आसान नहीं बना पा रही थी, उल्टा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। लेकिन फिर से वही बात कि हम क्यों कैरोलस लिनायस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, या क्यों हम टू किंगडम सिस्टम को फिर भी पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेंडल ने जेनेटिक्स में दुनिया भर की चीज़ें हैं आज की डेट में जो हमको पता है, उनमें से 1% चीज़ें भी नहीं ढूंढी, है ना, लेकिन मेंडल को फिर भी हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिम। अगर मेंडल शुरुआत ना करता तो आगे चीज़ें ना बढ़ पाती, बिकॉज ऑल द स्टफ इन जेनेटिक्स दैट वी नो स्टार्टेड फ्रॉम मेंडल. Mendel's work was a turning point in genetics. Likewise, the work of Carolus Linnaeus is very, very important, even if there is a failure in the form of two kingdom system. It all started from two kingdom system. Then rectify होती गई चीज़ें और 5 kingdom system आई। आज तो हमारे पास 6 kingdom system भी है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, 3 domain system, right? Therefore, we call Carolus Linnaeus as father of what? Taxonomy or binomial nomenclature is a successful work of him, right? अब रेक्टिफाई कैसे किया गया चीज़ों को, या नई चीज़ें कैसे जुड़ी? तो देखो, इन ड्रॉबैक्स को हम थोड़ा यहाँ रहने देते हैं, या ठीक है, हम आप वीडियो में पीछे जाके इनको कभी भी देख सकते हो कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स टू किंगडम सिस्टम में बताए गए या थे। अब टू किंगडम सिस्टम के बाद नो डाउट कौन सी किंगडम सिस्टम आई? 3 किंगडम सिस्टम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 3 किंगडम सिस्टम में किंगडम्स को 3 अलग नाम दिए गए, ठीक है ना। जो टू किंगडम सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज है, मतलब प्लांटी एंड एनिमैलिया, इनको वैसे ही रखा गया, ओके, वो चेंज नहीं हुए। प्लांटी किंगडम और एनिमैलिया किंगडम के अलावा एक तीसरा किंगडम इस किंगडम सिस्टम में ऐड किया गया, वो था आज जिसे हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, कैरोलस लिनायस ने जिस तरह से टू किंगडम सिस्टम दी, एक और साइंटिस्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका वर्क जो है वो अलग अलग जगहों पे है, इनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। ओके, इन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया एक नए किंगडम से, दैट इज प्रोटिस्टा, विदाउट चेंजिंग द नेम्स ऑफ other 2 kingdoms which were already given in 2 kingdom system. So now we have 3 kingdom system with us. Okay, तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम इन्होंने नया बनाया, ये किन के लिए बनाया है ना, वो हमको जानना जरूरी है कि दिस किंगडम was created to incorporate all
यूनिसेल्यूलर, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ओके, ध्यान से समझो। ओके, प्रोटिस्टा ये जो किंगडम है ये किनके लिए बना, सॉरी यूकैरियोट्स नहीं, सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इनिशियली। ओके, प्रोटिस्टा किंगडम was introduced by Ernst Haeckel in his three kingdom system of classification, where Protista kingdom was exclusively made to incorporate all unicellular organisms। तो देखो प्रोटिस्टा किंगडम बनाने की वजह से, ठीक, एक और जो ड्रॉबैक है वो सॉल्व हो गया। टू किंगडम सिस्टम के कई सारे ड्रॉबैक्स में से एक जो ड्रॉबैक था, कौन सा, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर organisms were kept together in two kingdom system, right? This was the drawback of टू किंगडम सिस्टम कि उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा गया था। सो दिस पर्टिकुलर ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम वाज नॉट देयर इन थ्री किंगडम सिस्टम, क्योंकि थ्री किंगडम सिस्टम में एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिनमें सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया। तो एक ड्रॉबैक सॉल्व हो गया, लेकिन और जो बाकी ड्रॉबैक्स है वो अभी भी इस सिस्टम में भी सॉल्व नहीं हुए। जैसे कि एक ग्रुप में, मतलब प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ठीक है, लेकिन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हैं, है ना। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी है। एंड व्हाट वी सेड कि यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स should not be together in a kingdom. Okay, and here what you see कि this is the kingdom which is made only for unicellular organisms without any distinction of eukaryotic and prokaryotic. So still the drawback remains. Still the drawback of having photosynthetic, that is autotropic, and non-autotropic organisms in the same group remains. So therefore again, typically if we say three kingdom system given by Ernst Haeckel was also rejected. It was also not sufficient for classification. So because of this particular thing, another kingdom was added to the scenario. तीन kingdoms तो वैसे ही रहेंगे, no doubt, and another kingdom is now added. Okay, it was added by a scientist called Copeland. Copeland is the name who added a fourth kingdom to this scene, and the system became four kingdom system typically. Okay, and fourth kingdom added by Copeland was मोनेरा। देखो पहले आए प्लांटी और एनिमैलिया, उसके बाद आया प्रोटिस्टा अर्नस्ट हेइकल द्वारा, और उसके बाद ऐड किया गया मोनेरा कोपलैंड द्वारा। अब क्राइटेरियाज थोड़े चेंज हो गए इधर, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स और रिमूव हुए। जैसे मोनेरा बनाया गया ऑल प्रोकैरियोट्स के लिए, और प्रोटिस्टा बन गया ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए। थोड़े से चेंजेस को कंसिडर किया करो, यहाँ पे ध्यान से समझो। पहले क्या था, पहले जो प्रोटिस्टा बनाया गया था अर्नस्ट हेइकल द्वारा, उसमें सभी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को डाला था,
सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बनाया गया था, ठीक है ना। और उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से तो अलग हो गए, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अभी भी एक साथ बचे थे। तो इस ड्रॉबैक को, कौन से ड्रॉबैक को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक organisms are together in three kingdom system। ये जो ड्रॉबैक है थ्री किंगडम सिस्टम का, ये फोर किंगडम सिस्टम में नहीं बचा। क्यों? तो इधर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया, उसको नाम दिया मोनेरा, एंड दिस पर्टिकुलर किंगडम कॉल्ड मोनेरा was added by Copeland। As this is the fourth kingdom added to the system, we call this technically a four kingdom system, right? तो अब क्या हुआ, सभी प्रोकैरियोट एक ग्रुप में आ गए, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एक ग्रुप में आ गए, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में आ गए, अलग अलग ग्रुप में आ गए। मतलब दो मेन ड्रॉबैक्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं यहाँ पे। पहला, the unicellular and multicellular organisms are now kept in different groups, and prokaryotic and eukaryotic organisms are also now kept in different groups, they are not together anymore। So many of the drawbacks are solved, but still there are some drawbacks that remain। अभी भी प्लांटी किंगडम में क्या बचा हुआ है एक ड्रॉबैक कि भाई फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स एक साथ है ना, या फिर सेल वॉल के बेसिस पे फंगस और प्लांट्स एक साथ रख दिए गए हैं प्लांटी किंगडम में। तो अभी इस ड्रॉबैक को सॉल्व किया गया और एक रेक्टिफाइड, जानी मानी और यूज की जाने वाली किंगडम सिस्टम हमारे सामने आई, वो है R.H. विटेकर। साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर, ओके। और R.H. विटेकर ने हमारे सामने रखी एक ऐसी किंगडम सिस्टम जिसे हम 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ी सी पोजीशंस हम चेंज करते हैं। कितने एरोज यहां पे दिख रहे हैं हमको? 5, इसीलिए हुई 5 किंगडम सिस्टम जो हमारे सामने रखी R.H. विटेकर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 किंगडम सिस्टम जो R.H. विटेकर ने हमको दी, उसके 5 किंगडम्स कुछ इस तरह से है। देखो नाम नहीं बदल रहे, जो प्रीवियस किंगडम सिस्टम के नाम है वो यहाँ पे भी कंटिन्यूशन में है, सिर्फ क्राइटेरिया बदलेगा। मे बी हो सकता है जिस क्राइटेरिया को यूज करके हम किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर किंगडम में रखेंगे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। सबसे पुराने ये 2 किंगडम्स हैं, इसके बाद ये ऐड हुआ, उसके बाद ये ऐड हुआ, और उसके बाद फाइनली 5 किंगडम सिस्टम में जो 4 किंगडम सिस्टम के मुकाबले नया किंगडम हमको देखने को मिलता है वो है फंजाई, राइट। सो एज दिस पर्टिकुलर किंगडम सिस्टम कंटेन्स 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया, it is called 5 kingdom system, and it is the most important kingdom system that we need to discuss in complete details, and it is the kingdom system on which you will find maximum questions। as you can see, हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लेते हैं क्योंकि ये नाम काफी जरूरी है। R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 में, ओके, ये किंगडम सिस्टम हमको दी।
ओके और इस किंगडम सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, या हम कहें क्लासिफाई किया जाता है। और इनमें या इस किंगडम सिस्टम में सबसे मिनिमम या ऑलमोस्ट नो ड्रॉबैक्स है, एक आध छोड़ दिया जाए, जैसे कि वायरसेस के लिए अभी भी इस किंगडम में या किंगडम सिस्टम में कोई जगह नहीं है। लेकिन वायरसेस पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने भी नहीं जाते, तो इट्स लाइक वी कैन से कि दिस इज द मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट like commonly used kingdom system used by us for classifying the organisms. So all the details about 5 kingdom system of classification we will see in our next lecture. Okay, thank you.